जा रहा है कि इन दो अफसरों के परिवार को यूरोप में टूर कराया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि एक अफसर ऐसे हैं जिनके छत पर बागवानी में आए 9 लाख रुपए का खर्च भी ऋषु श्री ने ही उठाया है। मृत्युंजय शर्मा मोडस ऑपरेंडी देखिए। और बड़ी बात यह है कि निगरानी इकाई के एडीजी पंकज दराद ने ईडी का पत्र मिलने की पुष्टि की है और उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई के लिए निगरानी के अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में मामले को दिया गया। मतलब सच्चाई जो है वो सब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मैं वही सवाल पर फिर आऊंगा कि ब्यूरोक्रेसी के टॉप लेवल पर शिकंजा कसना, हाथ बढ़ाना, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। बिहार में एक केस था, उसके बाद फिर से 2 अफसरों पर शिकंजा कसने को आप कैसे देख रहे हैं? ये एक शिफ्ट आया है, आप देखेंगे पिछले 6-7 वर्षों में। पहले अक्सर कभी भी आईएएस ऑफिसर्स पर किसी प्रकार का इल्जाम लगता था तो हम जनरली आर्टिकल 311, अगर मैं गलत नहीं हूं तो है कि जिसमें इम्यूनिटी देते हैं जो अपने सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं किसी भी कार्रवाई के अगेंस्ट उनको। पिछले 7-8 वर्षों में आप देखेंगे, पहले कोई भी ऐसी कार्रवाई होती थी तो ज्यादा से ज्यादा उनका एक तरह से उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता था पेंडिंग इंक्वायरी एंड सो ऑन। पिछले 7-8 वर्षों में एक फहरिस्त है आईएएस ऑफिसर्स की, जो न सिर्फ गिरफ्तार हुए, जिन पर न सिर्फ कार्रवाई चली बल्कि जेल भी गए, लंबे लंबे समय तक जेल गए। मैं अपने झारखंड की बात करूं तो आपको याद होगा पूजा सिंघल जेल में रही करीब 1.5-2 साल। छवि रंजन अभी जेल से निकल के आए हैं 1-2 हफ्ते पहले, मुझे लगता है 2.5 साल के बाद। वो रांची के डीसी रहे, सोचिए। पूजा सिंघल खुद 2002 बैच की आईएएस अधिकारी, इतनी सीनियर है। उनको भी छोड़ दी। इनफैक्ट जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम विनय चौबे, जो जो एसीएस रैंक के अधिकारी हैं, वो अभी जेल गए हैं। इनफैक्ट एसीबी ने भी उन पर शिकंजा कसा है और ईडी ने भी कसा है शराब घोटाले के मामले में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। छत्तीसगढ़ में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जो सौम्या चौरसिया, जो जो भूपेश बघेल जी की पीएस हुआ करती थी, वो जेल में है अभी तक। रानू साहू वहां पे एक सीनियर आईएएस अधिकारी है, वो जेल में है अभी। दिल्ली शराब घोटाला आप देख लीजिए, उसमें आईएएस ऑफिसर्स जेल गए। तो अब मुझे लगता है, और ये मुझे एक सही प्रेसिडेंट लगता है मुझे, अब जैसे इनफैक्ट अभी बता रहे थे सुजीत जी कि जब इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो बाकी भी जो आईएएस अधिकारी होते हैं स्टेट में, जो भी ऑफिसर्स होते हैं उस स्टेट में, वो थोड़ा सा सजग हो जाते हैं। उनको दिखता है कि हम इम्यून नहीं है किसी भी प्रकार के एक्शन से। और बहुत एक प्रकार से जब यहां भी झारखंड में इस प्रकार के इश्यूज हुए थे तो मुझे याद है कई सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने फोन तोड़ तोड़ के फेंक दिए थे कि पुराना कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास रहे ही ना, अगर ईडी हमें पकड़ के भी ले जाए तो। और उसके बाद फाइलों पे साइन करने से वो डर रहे थे, किसी प्रकार के मेजर डिसीजंस लेने से डर रहे थे। बिहार में इस तरह के प्रेसिडेंट अभी तक देखने को नहीं मिले थे, और वही मैं कह रहा हूं मंगल जी, यही वो कारण भी है जिसके कारण वो नैरेटिव बन पाया। एक तो नैरेटिव बना कि जो अधिकारी है वो नीतीश जी के आसपास बैठ के सरकार चला रहे हैं, ग्राउंड लेवल करप्शन भी है, वो भी एक सच्चाई है। तो किसी अधिकारी पे एक्शन क्यों नहीं होता है? जब एक्शन होना शुरू होता है तो कम से कम जनता में विश्वास जगता है कि मे बी पॉसिबल कि 100% करप्शन नहीं दूर हो, लेकिन सरकार कम से कम उनके साथ तो नहीं खड़ी है, जहां भी दिखेगा वहां एक्शन तो ले रही है। तो नैरेटिव बन के निकलने लगता है। और इसलिए जरूरी है, जब खास करके स्पेसिफिक, इनफैक्ट इसका अगर आप ट्रेल जो लेटर्स आप बता रहे थे कि ईडी का लेटर मिला, जो स्पेशल एजेंसी है, विजिलेंस एजेंसी है उसको, और उसने एक्सेप्ट भी किया है इसको। तो क्योंकि इसमें मल्टीपल मामले, एक तो भ्रष्टाचार का मामला है, दूसरा पीएमएलए का मामला भी है इनफैक्ट, तो मल्टीपल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि ये चीज सरकार कोशिश करेगी, चाहेगी कि जैसे भी जितने भी ऐसे मामले संज्ञान में आए उस पर किसी प्रकार का कंक्लूसिव एक्शन लिया जाए, ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके एक तो जनता में, दूसरा एक मैसेज जा सके ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको। जब भाई इनको तो मैं बहुत सीनियर ऑफिसर्स नहीं मानूंगा, दोनों जो ऑफिसर्स अभी जिन पर कार्रवाई चल रही है, 13 बैच के 17 बैच के हैं। लेकिन अगर इस घेरे में कोई सीनियर ऑफिसर आते हैं, सीएस रैंक के अधिकारी आते हैं, 90 बैच के 90s बैच के अधिकारी आते हैं, तो मुझे लगता है उसका और ज्यादा हैवी मैसेज जाएगा कि जो बड़े अधिकारी हैं वो भी अब इम्यून नहीं है इस प्रकार के एक्शन से। और उससे फिर जनता का विश्वास भी बढ़ता है मेरे ख्याल से प्रशासन में, पंकज जी। चलिए, जनता का विश्वास बढ़ता है, ये बात सच है। पर प्रियदर्शी रंजन, अब सरकार को क्लीन दिखाना, आपको लगता है बीजेपी को लग रहा है कि हम ड्राइविंग सीट पर तभी आएंगे जब हमारे मिनिस्टर परफॉर्म करते नजर आएंगे? अपराध पर जोरदार शिकंजा कसेगा, और अपराध पर जोरदार शिकंजा कस रहा है। अगर बड़े अफसर शिकंजे में आते हैं तो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जाएगा कि इस सरकार में बड़े अफसर भी करप्शन करेंगे तो बचेंगे नहीं। बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज भी लेने के पक्ष में है।
ये जो अधिकारियों का जो सिंडिकेट बना हुआ है, इसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए तोड़ना चाहती है कि उद्योग लगाना बिहार में बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो वायदे किए हैं भारतीय जनता पार्टी का इस बार का वायदा माना जा रहा है एनडीए की ओर से, तो वो निभाना भारतीय जनता पार्टी को है। महिलाओं को छोड़ करके बाकी सारे वादे जो कमिटमेंट थे चुनाव के दौरान, वो भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना है एनडीए की ओर से। तो उसमें उद्योग भी है। तो उद्योग लगाना जो जिम्मेवारी है ना, उसके लिए ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि देखिए हमारे यहाँ किस तरीके से होम मिनिस्ट्री के लेवल पर काम हो रहा है। आपको अब सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी सिर्फ ये मामले में नहीं, अनेक मामलों में मिलेगा, सिर्फ सुरक्षा के मामले में नहीं। ये जो अधिकारी आपको तंग करते हैं, ये भी नहीं तंग कर पाएंगे। इन पर भी जबरदस्त शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि पिछले 20 सालों में आप देख लीजिए, बिहार में अगर कहीं पिछड़ापन रहा, तमाम चीजों में तो बड़ा उत्कृष्ट कार्य हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों में तो मौन क्रांति जैसा काम हुआ है, लेकिन कुछ एक क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ रहा है उसमें उद्योग रहा है। उद्योग क्यों नहीं लगा? बाहर से पूंजी क्यों नहीं निवेश हुआ बिहार में? तो एक मामला माना जाता था कि एक तो है कि क्राइम कंट्रोल उस तरीके से नहीं है, हालांकि था, लेकिन फिर भी माहौल उस तरीके से नहीं बन पा रहा था। और दूसरा ये था कि अधिकारियों का मनमानेपन की वजह से यहाँ लोग नहीं आना चाहते थे। वरना देखिए, बिहार वो स्टेट है जिसने सिंगल विंडो को लागू किया था उद्योग लगाने के लिए। पहला बिहार ऐसा राज्य था जिसको बाद में गुजरात ने कॉपी किया। बिहार की सरकार ने पहली बार सिंगल विंडो सिस्टम लाया था कि एक विंडो में जाइए, उद्योग के लिए सारे मामलों को लेकर के आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। इसके बावजूद बिहार में उद्योग धंधा नहीं लग पाया। कारण क्या है? तो ये दो बड़े कारण बताए जाते थे। और अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन दोनों कारणों को समूल मिटा दिया जाए। जो शंका है उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के, पूंजी निवेशकों के, उसको दूर किया जाए। तो एक तरीके से बुलडोज और ये वो स्टेटमेंट दे करके सम्राट चौधरी ने एक लेवल पर काम किया है, और दूसरे लेवल पर यह काम हो रहा है कि अधिकारियों के मनोबल को चकनाचूर किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बाधा, अधिकारियों का बढ़ा हुआ मनोबल बिहार के लिए बहुत परेशानी का सबब रहा है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों का भी ये लोग इज्जत नहीं करते थे। बिचौलियों के बीच में ये बहुत बैठते थे। बिचौलियों से उनका इनका नाता बहुत बढ़िया सुदृढ़ रहता था, लेकिन जनता से कहिए तो नहीं रहता था। जनता से इनको कोई मतलब ही नहीं है। मंत्री राजनेताओं से ये संबंध रखना ही नहीं चाहते थे अधिकारी लोग। पूरी तरीके से प्रोटोकॉल बता करके कटते रहते थे। अब जो है, ये चीजें नहीं होंगी। कई मंत्रियों का नाम आप के जेहन में भी होगा, यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों के जेहन में होगा कि वो मंत्री थे लेकिन उनका चलता नहीं था, चलता अधिकारियों का था। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। फाइल पर तो सिग्नेचर मंत्री का होना है, सब कुछ होना है फाइनल, लेकिन आईएएस तय करते थे कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। कई ऐसे आईएएस अधिकारी बिहार में आज भी हैं जो कई मंत्रियों से ज्यादा पावरफुल हैं। उनका आप नाम ले सकते हैं। अभी अभी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां भी एक आईएएस अधिकारी को दी गई है। नाम लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि एक माहौल दूसरे तरीके से बनता है, लेकिन वो विश्वास पात्र लोग हैं जो किसी भी मंत्री से, मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े ओहदेदार माने जाते हैं आज की तारीख में। और मैं मानता हूं कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद भी, मुख्यमंत्री के बाद, कई ऐसे पावरफुल आईएएस हैं जो अघोषित तौर पर हायरार्की में सम्राट चौधरी से ऊपर का ओहदा रखते हैं।